राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कस का विषय है लोकायुक्त। लोकायुक्त एक नवीनतम और रोचक विषय है। लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की स्थापना, लोकायुक्त के वेतनमान, भत्ते, इम्यूनिटीज, लोकायुक्त की शक्तियाँ, लोकायुक्त के कार्य, लोकायुक्त की स्थिति, ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शंस, पोजीशन ऑफ लोकायुक्त। तो आइए आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लोकायुक्त का डिस्कस करते हैं। लोकायुक्त की स्थापना के बारे में, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति होती है, उसी तरह से राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना होती है। लोकायुक्त यानी प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर लोक कृत्य कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से के संबंध में कार्रवाई करने के लिए यदि ऐसे किसी निकाय को स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपने राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगा। यानी लोकपाल अधिनियम 2013 के बाद से राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना, जिस तरह से केंद्र में लोकपाल कार्य करता है उसी तरह से राज्यों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई। अब हम लोकायुक्त का इतिहास देखें कि भारत में लोकायुक्त का इतिहास क्या रहा है। भारत में लोकायुक्त का इतिहास राज्यों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ, परंतु उसे 1983 में लागू किया गया। राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति ने एक संस्तुति दी और 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ID धुआ को राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया और KP मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 पारित किया गया और इसके द्वारा लोकायुक्त की स्थापना की गई, जो 27 जनवरी 2003 में लागू हुआ। हरियाणा में पहले लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल थे, जिनकी नियुक्ति 18 जनवरी 2011। लेकिन सभी राज्यों में जो संरचनात्मक विविधताएं हमें दिखाई देती हैं, हर राज्य का लोकायुक्त का ढांचा अलग अलग है। लोकायुक्त संरचना में राज्यवार विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त का पद गठन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्त पद की स्थापना की गई। तो राज्य से राज्य में लोकायुक्त को लेकर के भिन्न संरचनाएं हमें दिखाई देती। पब्लिक सर्वेंट के रूप में, यानी लोक सेवकों के दायरे में मुख्यमंत्री भी आता है, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय कुलपति, बोर्ड, निगम के प्रधान, उप प्रधान, ये सभी जो है पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं और इनकी जो है समय समय पर जांच पड़ताल की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं में भी राज्यवार भिन्नता पाई जाती है।
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सब में विभिन्नताएं हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यताएं निर्धारित की गई, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र व कुछ अन्य राज्यों में न्यायिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई। लोकायुक्त के लिए कुछ एक योग्यताएं जो निर्धारित की गई हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। लोकायुक्त बनने के लिए न्यायिक योग्यता में यह आवश्यक है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका हो। वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। वो किसी राजनीतिक दल से संबंध न रखता हो। उसने किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। वह किसी प्रकार का कारोबार न चला रहा हो। वह किसी प्रकार का व्यवसाय न कर रहा हो। ये कुछ एक योग्यताएं हैं जो लोकायुक्त के पद के लिए निर्धारित हैं। लोकायुक्त को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा दिलाई जाती है। इसमें संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। लोकायुक्त के कार्यकाल के बारे में व्यवस्था की गई है। लोकायुक्त पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। इससे पहले वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। धारा 7 के अनुसार निर्धारित रीति से पद से हटाया जा सकता है। लोकायुक्त के पद खाली होने पर 3 मास के अंदर नियुक्ति की जाएगी। लोकायुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यानी एक बार लोकायुक्त नियुक्त होने के बाद दोबारा जो है उस चीज़ के लिए वो योग्य नहीं होगा। लोकायुक्त के वेतनमान एवं भत्तों के बारे में दिया गया है, जो संचित निधि से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लोकायुक्त का वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें वही होगी जो समय समय पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जैसी भी स्थिति हो को उसके द्वारा धारण किए गए पद के अनुरूप। लोकायुक्त के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं होगी। तो लोकायुक्त का जो वेतनमान है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष जैसी उसकी स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग उसको वेतनमान दिया जाएगा। लोकायुक्त को पद से भी हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार व अक्षमता, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के आधार पर विधानसभा के सामान्य बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त के कदाचार अथवा असभ्यता की छानबीन तथा सबूत के लिए वही प्रक्रिया होगी जो न्यायाधीश को हटाने के संबंध में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में वर्णित है। यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जिस तरह से न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वही प्रक्रिया लोकायुक्त के लिए अपनाई जाएगी। लोकायुक्त की शक्तियाँ क्या है, लोकायुक्त के कार्य क्या है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लोकायुक्त। जांच पड़ताल के बारे में सबसे पहले लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लोकायुक्त सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों अथवा शिकायत की जांच करेगा। लोकायुक्त ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जिसके संबंध में लोक सेवक जांच अधिनियम 1805 के अधीन जांच करने के आदेश दिए गए हैं अथवा जो ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अभिकथन या शिकायत किया गया है लोक सेवक के रूप में कृत्यों के निर्वहन के संबंध में नहीं है अथवा प्रशासन की शिकायत से संबंधित कोई प्रशासनिक कार्य जिसमें सविवेक का प्रश्न सम्मिलित या अंतर्वलित है। इसमें सविवेक के प्रश्न को जो है इग्नोर किया गया है। लोक सेवक जांच अधिनियम 1800 तहत के जो है लोकायुक्त को जांच करने का अधिकार है। अगर कोई भी लोक सेवक है, जिसमें हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था
कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री परिषद हो या यूनिवर्सिटी के वीसी हों, पंचायती राज अध्यक्ष हो, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, सभी लोक सेवक के दायरे में आते हैं और इनके विरुद्ध जांच पड़ताल की जा सकती है। शिकायतों संबंधी व्यवस्थाएं। इस अधिनियम के तहत वंचित व्यक्ति द्वारा एवं किसी व्यक्ति द्वारा अभिकथन की दशा में लोकायुक्त की शिकायत की जा सकेगी। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक शिकायत ऐसे शपथ पत्र सहित होगी जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है। लेकिन लोकपाल अधिनियम 2013 में शिकायतों संबंधी व्यवस्थाएं दी गई हैं। प्रारंभिक जांच का प्रावधान भी इसमें दिया गया है कि लोकपाल मामले की छानबीन करने से पहले जांच के युक्तियुक्त आधार की पड़ताल करता है। लोकायुक्त मामले की छानबीन करने से पहले जांच के युक्तियुक्त आधार की पड़ताल करता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है जो उसे ठीक समझे। यदि प्रारंभिक जांच में उसे लगता है कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है तो उस मामले पर वह निर्णय देगा और मामला बंद कर दिया जाएगा। यानी लोकायुक्त को ये लगता है कि मामला जांच के योग्य है, उसे उचित समझा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, अन्यथा मामला वहीं बंद हो जाता है। जांच के संबंध में एक प्रक्रिया दी गई है। लोकायुक्त जांच के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया पर विचार करेगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है। लोकायुक्त 1 वर्ष के अंदर शिकायत की जांच करेगा। लोकायुक्त की प्रत्येक जांच जब तक वह कारण अभिलिखित या निश्चित नहीं करता बंद कमरे में संचालित होगी। तो ये जांच के संबंध में प्रक्रिया दी गई है कि 1 वर्ष के अंदर जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जाएगी। स्वयं प्रक्रिया पर विचार करेगा और जब तक कोई लिखित या निश्चित नहीं उसका स्टेटमेंट दिया जाएगा तब तक बंद कमरे में ये कार्रवाई संचालित होगी। इसके साथ ही अभिलेख मंगवाने की भी शक्ति है। लोकायुक्त को किसी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सरकारी कंपनी, सोसाइटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य व्यक्ति से रिकॉर्ड मांगने की शक्ति प्राप्त है। अपवाद के रूप में, हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शन अपवाद है, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा के आधार पर या लोकहित में राज्य के मामलों से संबंधित किसी रिकॉर्ड दस्तावेज को प्रस्तुत करने से मना कर सकती है। यानी लोकायुक्त कोई भी जांच पड़ताल के लिए किसी साक्ष्य की मांग करता है तो इसकी जो है अपवाद के रूप में ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 इन प्रावधानों के तहत जो है राज्य सरकार सुरक्षा के आधार पर और लोकहित के आधार पर रिकॉर्ड देने से मना भी कर सकती है। लोकायुक्त के विषय में कुछ एविडेंस साक्ष्यों के बारे में दिया गया है कि लोकायुक्त में शिकायतों की जांच के संबंध में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करवाने का अधिकार प्राप्त है। लोकायुक्त जो है कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत करवाने का अधिकार रखता है। मामले या शिकायत की जांच से संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। जो भी लोक सेवक है अधिकारी कर्मचारियों से सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। वह किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है तथा उसका सर्वेक्षण सीमांकन कर सकता है या मानचित्र तैयार कर सकता है। अगर जांच पड़ताल जो है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, उस क्षेत्र का सर्वे करना जरूरी है, सीमांकन करना जरूरी है, मानचित्र करना जरूरी है, तो लोकायुक्त को अधिकार है कि वो उस जगह का मुआयना करेगा। किसी व्यक्ति को शिकायत से संबंधित जांच के लिए बुलाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध, कर्मचारी के विरुद्ध, अधिकारी के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच चल रही है, उसे संबंधित अधिकारी को, कर्मचारी को, लोक सेवक को जांच के लिए लोकायुक्त के ऑफिस में या जहाँ पर वो चाहे किसी अन्य स्थान पर उसको बुलाया जा सकता है। इस अधिनियम के अधीन किसी जांच पड़ताल, छानबीन, लोकायुक्त या उसकी टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना तथा किसी भी सूचना का कोई साक्ष्य गोपनीय समझा जाएगा।
यानी जांच पड़ताल के दौरान जो भी दस्तावेज आएंगे वो सारे सीक्रेट रहेंगे, गोपनीय रहेंगे, उनको प्रकट नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति जानबूझकर या विद्वेषतापूर्ण झूठी शिकायत करता है तो दोष सिद्धि पर शिकायतकर्ता को कठोर कारावास या दोनों 3 वर्ष या 10,000 रुपये जुर्माना दोनों के रूप में भी दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता किसी दूसरे कर्मचारी, अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध व्यक्तिगत भेदभाव के चलते या उसको सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए इस तरह की झूठी शिकायत देता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या फिर और उच्च लेवल की विदेशतापूर्ण झूठी शिकायत है तो 3 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना दोनों किया जा सकता है। लोकायुक्त अधिनियम धारा 3 में जो है इसका विशेष प्रकार से वर्णन किया गया है। लोकायुक्त अधिनियम धारा 3 2002 इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक या लाभ पहुंचाने या पक्षपात करने के लिए या किसी व्यक्ति को अनावश्यक कष्ट या साभिप्राय दुरुपयोग किया है, ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार का दोषी है, ईमानदारी में कमी है या अपनी आय के स्रोतों से असंगत आर्थिक साधन या संपत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारण की गई है, ऐसे व्यक्ति इस दायरे में आते हैं। यानी लोकायुक्त अधिनियम 2002 के तहत जो है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, पक्षपात करता है या अनावश्यक अपने शक्ति का, अथॉरिटी का दुरुपयोग करता है या लोक सेवक के रूप में वो भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, उसमें ईमानदारी की कमी है या उसके पास आय से ज़्यादा धन है, संपत्ति है, चाहे उसके खुद के नाम हो या उसके परिवार के नाम हो, ऐसे व्यक्ति को जो है इस दायरे में लाया जाता है और उसके विरुद्ध जो है विशेष प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाती है। लोकायुक्त को अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति। लोकायुक्त शिकायत प्राप्ति के बाद घोर अन्याय के परिहार्य के लिए ऐसे अंतरिम आदेश निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि मामले में न्याय संगत हो। सक्षम प्राधिकारी अंतरिम निर्देश पर उस रीति में कार्रवाई करेगा जैसा अंतिम निर्देश के लिए उपबंधित है। लोकपाल अधिनियम 2013 में अगर कोई इस तरह का घोर अन्याय किया गया तो इंटरिम ऑर्डर भी जो है जारी किए जा सकते हैं जैसा मामले का स्तर हो। लोकायुक्त अधिनियम में कर्मचारी वर्ग के बारे में दिया गया है। लोकायुक्त राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जिससे वह अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे। यानी लोकायुक्त जो है राज्य सरकार से परामर्श करेगा, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जो लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल के जो कर्तव्य है उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है या उसे समुचित समझे। इसमें उपधारा 1 के अनुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जिसमें मामले की जांच सौंपी गई है वे लोकायुक्त को रिपोर्ट करेंगे। लोकायुक्त इस अधिनियम के अनुसार प्रशासन पर एक समेकित इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई तथा दिए गए मामले में कार्रवाई न करने के कारणों को दर्शाते हुए एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित उसकी प्राप्ति के 6 मास के अंदर राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। यानी लोकायुक्त संस्था के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो सारे रिपोर्ट जो है लोकायुक्त को करेंगे और लोकायुक्त की ड्यूटी है कि एनुअल जो रिपोर्ट होगी उसकी एक कॉपी जिसमें किसी प्रकार के मामले में कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है उसके व्याख्या सहित ज्ञापन है वो 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल के पटल पर रखेगा। तो इस प्रकार से लोकायुक्त को बहुत सारी शक्तियों से सज्जित किया गया है। तो लोकायुक्त जो है
उसकी नियुक्ति कैसे होती है, लोकायुक्त कितने समय तक कार्य करता है, वेतनमान एवं भत्ते कितने हैं, लोकायुक्त को नियुक्त करने के लिए किस तरह की योग्यताओं का होना जरूरी है, लोकायुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, किस राज्य में लोकायुक्त की भर्ती, लोकायुक्त की नियुक्ति या उप लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के किस तरह के रूल रेगुलेशन है, लोकायुक्त साक्ष्यों को कैसे इकट्ठा करता है, लोकायुक्त कार्रवाई कैसे करता है, अपने कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती कैसे करता है, और लोकायुक्त जो है राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट कैसे करता है। ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये आज का लोकायुक्त से संबंधित लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।